हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम मानव रोग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, मानव तंत्र का जो क्वेश्चंस था हमने उसको हल किया। अब उसको जो है नेक्स्ट क्लास में हम फिर लाएंगे। तो आज हम मानव रोग से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। ओके, आप सभी जानते हो कि मानव जो रोग होते हैं वो जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं, कवक से होते हैं, प्रोटोजोअन से होते हैं। तो तमाम प्रकार के रोग मानव में होते हैं। तो उन्हीं संबंधित प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है इसमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। तो इसमें क्या कह रहा है आपका, थाइमस, मस्तिष्क, प्लीहा या लसिका गांठें। थाइमस, मस्तिष्क, प्लीहा या लसिका गांठें। देखिए अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो थाइमस होता है, थाइमस वो आपके वक्ष गुहा में यानी आपके चेस्ट कैविटी में, थोरेसिक कैविटी है तो आपके थोरेसिक कैविटी में पाई जाने वाली ग्रंथि है। ठीक, थोरेसिक कैविटी में पाई जाने वाली ग्रंथि है जो क्या करती है, आपके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। क्लियर है, यानी आपके इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करती है। दूसरा क्या है, मस्तिष्क है। तीसरा है प्लीहा, फिर लसिका गांठें। तो यहां पर क्या होगा, मस्तिष्क आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्तिष्क आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मस्तिष्क जो है वह आपकी शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, आपके प्रतिरक्षा तंत्र में भाग नहीं लेता। ठीक है, जबकि प्लीहा क्या करती है, ये भी आपके मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं यहां पे। ठीक है, मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं जो भक्षण की क्रिया करती हैं। कौन सा, फैगोसाइट्स की प्रोसेस करती हैं। लसिका गांठें, यहां पर भी आपकी डब्ल्यूबीसी बनती है। और डब्ल्यूबीसी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी आपके प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहां पे थाइमस, प्लीहा और लसिका गांठें ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। लेकिन मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क आपके इसमें भाग नहीं लेता। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, रुधिर में जीवाणुओं और हानिकारक पदार्थों को कौन और कैसे नष्ट करता है। ठीक है, रुधिर में जीवाणुओं और हानिकारक पदार्थों को कौन नष्ट करता है। लाल रुधिराणु यानी आरबीसी भक्षण द्वारा, प्लाज्मा प्रोटीन द्वारा, श्वेत रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी भक्षण द्वारा, या प्लेटलेट्स। ठीक, आप देख लीजिए। तो यहां पर ठीक है, कह रहा है कि रुधिर में जीवाणुओं को और तथा अन्य जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको कौन नष्ट करता है। आरबीसी भक्षण द्वारा करती है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स करती है कि डब्ल्यूबीसी करती है या प्लेटलेट्स करती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप देख लीजिएगा, जो आपकी आरबीसी हैं ये क्या करती हैं, आपके शरीर में O2 का संवहन करती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है क्या करती है, रुधिर को गाढ़ा बनाती है। और ये रुधिर की क्या करती है, रुधिर की कवरिंग यानी जो कणिकाएं होती है उनको कवर करती है। जो आपका श्वेत रुधिराणु होता है डब्ल्यूबीसी, क्या करता है, आपका डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, आपका डब्ल्यूबीसी आपके प्रतिरक्षा तंत्र में क्या करेगा, इन सभी को नष्ट करेगा। क्या करेगा, इनको नष्ट करेगा। ठीक है, कैसे, इसमें जो मोनोसाइट्स होती है, करती है मोनोसाइट्स, वो आपकी इन सभी को नष्ट करती है। क्लियर है, तो यहां पे क्या है, आपकी डब्ल्यूबीसी के द्वारा ये नष्ट होंगे कौन, हानिकारक जीवाणु और अन्य पदार्थ। ठीक है, चलो भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत या जिगर कोशिकाएं कहलाती हैं। भक्षी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, जो फैगोसाइट सेल हैं। क्या है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइट कोशिका कहते हैं। फैगोसाइट सेल। ठीक है, तो जो फैगोसाइट सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, करने वाली यकृत या जिगर कोशिकाएं क्या कहलाती है, तो पिट्यूसाइट्स, क्रोमैफिन कोशिकाएं, कुफर कोशिकाएं या धूल कोशिकाएं। अब देखो आप ये जानना है कि जो यकृत या जिगर यानी लीवर में जो कोशिकाएं होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, तो वो आपकी बनी होती है हिपैटिक कोशिकाओं की।
किसकी बनी होती है वो? हिपैटिक कोशिका की बनी होती है। ठीक है, हिपैटिक कोशिकाओं की वो बनी होती है। कौन? आपके लीवर की जो सेल्स होती हैं। और इन कोशिकाओं में क्या होता है? तो इन कोशिकाओं में बहुत ही ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, बहुत ही ज्यादा रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, और ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें कौन सी क्रिया होती है? तो इनमें फैगोसाइट्स क्रिया होती है। क्या होती है? फैगोसाइट्स की क्रिया होती है। और ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? कूफर की कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कूफर की कोशिकाएं। ठीक है, कूफर सेल्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें कूफर सेल्स कहते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि कूफर कोशिकाएं होती हैं, तो कूफर कोशिकाएं कहां होती हैं? लीवर में पाई जाती हैं। ठीक है, लीवर में पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य क्या है? शरीर में भक्षण की क्रिया करना, यानी फैगोसाइट्स प्रोसेस करना। क्लियर? चलो, लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती हैं? लसिका गांठें यानी लिम्फेटिक नोड्स क्या करती हैं? किसे नष्ट करने में सहायता करती हैं? तो संक्रमण जीवाणुओं को, लाल रुधिराणुओं को, श्वेत रुधिराणुओं को या लसिका को। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे कह रहा है कि जो लसिका गांठें होती हैं यानी जो लिम्फेटिक नोड होती हैं वो किसके नष्ट करने में सहायता करती हैं? संक्रमित जीवाणुओं को, लाल रुधिराणुओं को, श्वेत रुधिराणुओं को या लसिका को। ठीक है, चलो अब देखिए यहां पे जो संक्रमित जीवाणु होते हैं वो क्या करेंगे? आपके शरीर में क्या करेंगे? संक्रामक रोग को उत्पन्न करेंगे, यानी आपके शरीर में रोगों को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? लसिका गांठें इन्हें नष्ट करेंगी। ठीक है, अब बाकी आरबीसी को नष्ट करना जरूरी, आरबीसी को नष्ट करेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आरबीसी हो जाएगी, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी हो जाएगी और यहाँ पे आपकी लिम्फ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जो लसिका गांठें होती हैं यानी जो लिम्फेटिक नोड है वो क्या करती हैं? फैगोसाइट सेल्स द्वारा क्या करेंगी? ये संक्रमित जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। ठीक है, क्योंकि जीवाणु, विषाणु ये सब क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, चलो चेचक के टीके से शरीर में पहुंचाते हैं। चेचक के टीके से शरीर में पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाएंगे? अन्य जंतुओं के शरीर में बने एंटीबॉडीज, प्रभावहीन संबंधित विषाणु, एंटीबॉडीज युक्त श्वेत रुधिराणु या इनमें से कोई नहीं। अब यहां पे देख लो आप लोग, जो चेचक का टीका होता है, चेचक का टीका, ठीक है, इसको बनाया किसने? एडवर्ड जेनर ने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। तो इसमें क्या करते हैं? चेचक होता कैसे है? विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। तो देखिए यहां पे क्या है, इनमें क्या करते हैं? चेचक से संबंधित जो विषाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रभावहीन जो होते हैं, उन्हें आपके शरीर में टीके के रूप में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां पे क्या करेंगे? आपको प्रभावहीन संबंधित विषाणुओं को आपके शरीर में चेचक के टीके के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडीज किसमें बनते हैं? एंटीबॉडीज पूछ रहा है किसमें बनते हैं? तो लिम्फोसाइट्स में बनते हैं, मास्ट कोशिकाओं में बनते हैं, फाइब्रोब्लास्ट में या मैक्रोफेजेस में, मैक्रोफेज कोशिकाओं में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स क्या होती है? डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, मास्ट कोशिकाएं होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट है, ये क्या? मैक्रोफेज, भक्षण
कोशिकाएं होती हैं मैक्रोफेज। तो यहां पर आप देखो कि एंटीबॉडीज कहां बनती हैं, तो एंटीबॉडीज कहां बनेगी आपकी, एंटीबॉडी लिम्फोसाइट्स में बनेगी। कहां बनेगी, लिम्फोसाइट्स। ये डब्ल्यूबीसी का एक भाग होता है, ये डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का एक प्रकार होता है जो क्या करेगा, आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। क्या करेगा, आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। कौन, आपकी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की खोज की। अभी मैंने बताया आपको, अभी तो मैंने बताया ना कि उन्होंने क्या किया था, चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक, टीबी का टीका होता है बीसीजी, एड्स का दवाई एड्स की जो दवा होती है वो क्या है, जाइडोडाइन है। और पोलियो क्या है, पोलियो में भी टीका लगता है। ठीक है, तो यहां पे एडवर्ड जेनर ने क्या किया, चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, चेचक के टीके की खोज की थी। कह रहा है हिपैटोलॉजी संबंधित है, हिपैटोलॉजी संबंधित है रुधिर के अध्ययन से, यकृत के अध्ययन से, मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने से, या मानव सौंदर्य का अध्ययन करने से। हिपैटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, हिपैटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो देखो यहां पे भैया आप ये जान लो कि जो हिपैटोलॉजी है, हिपैटोलॉजी वो क्या है, यह यकृत का अध्ययन होता है। क्या होता है, यकृत का अध्ययन। अगर आप ये जान लो कि यकृत यकृत किन कोशिकाओं का बना होता है, तो आप समझ जाओगे कि अध्ययन कहां करेंगे। यकृत किसका बना होता है, तो यकृत जो है यकृत जो है हिपैटिक सेल्स का बना होता है। किसका बना हुआ है, यकृत हिपैटिक सेल्स का बना होता है। और हिपैटिक सेल्स क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा रीजनरेट होती हैं। मतलब कहने का कि उनमें जो पुनरुत्भवन की क्षमता होती है, जो रीजनरेशन की क्षमता होती है, वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि किन ग्रंथियों में या किन कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पुनरुत्भवन की क्षमता होती है, तो आप कह सकते हैं कि यकृत में होती है। तो यकृत का अध्ययन कहां करते हैं हम, हिपैटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, हिपैटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, चलो मैड काऊ रोग, ध्यान दीजिएगा। मैड मतलब पागल, काऊ मतलब गाय। तो मैड काऊ रोग जो विगत वर्षों में गायों के पगलाने के कारण बहुत चर्चित रहा। मैड काऊ रोग जो विगत वर्षों में गायों के पगलाने के कारण बहुत चर्चित रहा, किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रियान के द्वारा, या बैक्टीरियोफेज के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन को देखो फटाफट। तो यहां पे देखो आप लोग बच्चा, जो मैड काऊ रोग होता है वो किससे होता है, वो विषाणु से होता है। किससे होगा, वायरस से होगा। यहाँ पे जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न करते हैं वो आपका है कालरा है, न्यूमोनिया है, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग है, और आपका प्लेग है, गलसुआ है, अरे सॉरी गलसुआ नहीं, गोनोरिया है, टिटनेस है, टाइफाइड है, टीबी है, डायरिया है, डिप्थीरिया है, सिफिलिस है, काली खांसी, ये सब जो है किससे होते हैं, तो ये सभी रोग जीवाणु से होते हैं। किससे होते हैं, ये सभी जीवाणु से होते हैं। वायरस जो होता है क्या करता है आप में, ये मनुष्य में जो करेगा, तो ये आपका खसरा, रेबीज, चेचक, एड्स, छोटी माता, बड़ी माता, ये सब के रोग, एड्स, आपका डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब कैसे होते हैं, ये सब एड्स, ये सब वायरस से होते हैं। तो वायरस जो है पशुओं में भी क्या करता है, बहुत रोग उत्पन्न करता है।
पशुओं में एक होता है रिंडर पेस्ट रोग होता है। क्या होता है? रिंडर पेस्ट रोग होता है। तो यहाँ पे क्या है? मैड काऊ रोग है। मैड काऊ रोग है, इसमें क्या है? गायों को क्या है? गायें बिल्कुल क्या होती हैं? गायें बिल्कुल पगला जाती हैं। पगलाने का मतलब क्या है? उनका नियंत्रण जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, अर्थात वे एकदम बिल्कुल से क्या हो जाएगी? उनमें हलचल हो जाएगी गायों में। ठीक है, गायों में हलचल हो जाएगी, एकदम बिल्कुल पागल टाइप की हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है? ये वायरस होगा। अब प्रियान क्या होता है ये देख लो। प्रियान क्या है? प्रियान जो है वायरस का ही एक प्रकार है, जो क्या है? पूरा किसमें? प्रोटीन का होता है। कौन है प्रियान? ये क्या है? संक्रामक रोग संक्रामक प्रोटीन्स होती हैं। वायरस में जो रोग संक्रामक प्रोटीन होती है उसे प्रियान कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज वह वायरस होते हैं जो गंगा में उपस्थित क्या करते हैं? जो गंगा के जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज ये क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है। क्या है ये? एक वायरस होगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस होगा जो क्या करता है? गंगा को शुद्ध करने का काम करता है। ये यही एक काम है बस, बाकी सारे काम वायरस क्या है? वायरस के सारे कार्य हानिकारक है हमारे लिए, बस ये एक फायदेमंद है। क्या? ये गंगा के जीवाणुओं को क्या करता है? भक्षण करता है। इसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस करते हैं। तो मैड काऊ रोग किससे होता है? आपका विषाणु यानी वायरस से होता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? परिसंचरण तंत्र में रुधिर के थक्के का पता लगाने के लिए किस आइसोटोप, आइसोटोप माने क्या? समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 या आर्सेनिक 74 या सोडियम 24? अब देखो यहां पर क्या क्या है? आयोडीन है 131, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74 या सोडियम 24? तो यहां पर जो हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम 24। क्या है? सोडियम 24 क्या है? सोडियम का एक समस्थानिक है। ठीक है, सोडियम 24 क्या है? सोडियम का एक समस्थानिक है जो क्या करता है? आपके परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में जब अगर शरीर में कहीं थक्का बना है या नहीं बना है, इसका पता लगाने में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, इसका पता लगाने में सहायक होता है। कौन? सोडियम 24। कालाजार रोग का जीवाणु है। कालाजार मतलब काला ज्वर, ब्लैक फीवर, ये किससे होता है? जियार्डिया से, ट्रिपैनोसोमा से, तुलिस्मेनिया से कि वायरस से? देख लो इसको। तो कालाजार जो होता है वो किससे होता है? लिस्मेनिया से होता है। किससे होता है? लिस्मेनिया से। ठीक है, लिस्मेनिया क्या है? लिस्मेनिया क्या है? जीवाणु है जो क्या करता है? कालाजार का कारण बनता है। ठीक है, सॉरी, लिस्मेनिया एक प्रोटोजोवन है। ओके सॉरी, ठीक है, क्या है? एक प्रोटोजोआ है लिस्मेनिया जो क्या करता है? आपके शरीर में कालाजार उत्पन्न करता है। जबकि ट्रिपैनोसोमा क्या है? ट्रिपैनोसोमा ये निद्रा रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये निद्रा रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक, तो ट्रिपैनोसोमा निद्रा रोग और कालाजार लिस्मेनिया के कारण होता है। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता? डिप्थीरिया के, यहां पे डिप्थीरिया होगा। डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस या हुपिंग कफ? हुपिंग कफ ये क्या है? ये काली खांसी है। क्या है ये आपका? ये काली खांसी। ठीक है, तो यहां पे देखो डिप्थीरिया का टीका किसके काम नहीं आता ये पूछ रहा है आपसे। अब आप देखो कि डिप्थीरिया का इसका मतलब क्या? डीपीटी का मतलब क्या होता है?
तो डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया है। पी का मतलब क्या है, परट्यूसिस, परट्यूसिस। और टी का मतलब क्या होता है, टिटनेस। क्या होता है, टिटनेस। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में क्या दिया, डिप्थीरिया दिया है, ये दिया डिप्थीरिया। ये क्या है, परट्यूसिस। ये क्या होता है, परट्यूसिस होता है। जो आपका काली खांसी होती है किससे होती है, ये होती है बार्डुटेला परट्यूसिस से। किससे होती है, ये बार्डुटेला परट्यूसिस से होती है। ठीक, और आपका टी मतलब क्या, टिटनेस। तो यहाँ पे इसके लिए काम करेगा, इसके लिए काम करेगा और इसके लिए काम करेगा। किसके लिए नहीं काम करेगा, तो ये पोलियो के लिए नहीं काम करेगा। ठीक है, पोलियो क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि पोलियो वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, पोलियो वायरस से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बीसीजी का अर्थ है, बीसीजी। अब देखो पहले जानो बीसीजी क्या है। तो बीसीजी, जो बीसीजी का टीका होता है वो किसके लगता है, वो लगता है टीबी के रोग के लिए, यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो बीसीजी का क्या अर्थ है, बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ, बैसिलस कल्चर ग्रोथ, बैसिलस कलमेटिक यूरेन, या बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ। यहां पे देख लो फटाफट। अब यहां पे आपको देखना है कि जो बी है, बी फॉर क्या होता है, बैसिलस होता है। क्या होता है, बैसिलस। आपका जो टीबी का जीवाणु उसका नाम क्या है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या उसका नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे बैसिलस और कैलमेटिक यूरिन, क्या होगा आपका आंसर, बैसिलस। बैसिलस जीवाणु कैसे होते हैं, जीवाणु देखिए, जीवाणु कहते हैं, जीवाणु गोलाकार होते हैं, दंडाकार होते हैं, कामा के आकार के होते हैं। ठीक है, ओके। तो जो दंडाकार जीवाणु होते हैं, डंडे के आकार के, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं बैसिलस जीवाणु। ठीक है, तो आपका जो टीबी का जो टीबी वाला जीवाणु है कैसा होता है, वो राड के आकार का होता है। कैसा है, वो राड के आकार का है, इसलिए से क्या बोलेंगे हम लोग, बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन का नाम देंगे। निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक है, मतलब कौन सा जो रोग है क्या है, वो जल के संक्रमण से होता है। टाइफाइड, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस या हेपेटाइटिस। अब देखो यहां पूछा है कौन सा सही है, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4 या 1, 2, 4। देखो बच्चों यहां पे, अब आपको यहां पे देखना है कि टाइफाइड भी कैसे होता है। टाइफाइड कैसे होगा, दूषित जल और भोजन से। टाइफाइड दूषित जल से होगा, हैजा दूषित जल से होगा, हेपेटाइटिस, ये तीनों ही बीमारियां किससे होती हैं, दूषित या संक्रमित जल से होती हैं। लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये तो फेफड़े का रोग है ना। टीबी कहां होती है, श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र पे प्रभाव पड़ता है ना। इसमें टीबी पर क्या होता है, श्वसन तंत्र पर यानी फेफड़े पर प्रभाव पड़ता है। तो कौन से जल संक्रामक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। 1, 2 और ये 4। ठीक है, ओके। तो आपका 1, 2 और 4 आंसर हो किसमें होगा, इसमें। अब टाइफाइड क्या है, टाइफाइड को हम बोलते हैं मियादी बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं टाइफाइड को, टाइफाइड को हम मियादी बुखार कहते हैं। और टाइफाइड में अगर देखा जाए तो आंत प्रभावित होती है। क्या होती है, आंत प्रभावित होती है, माने इंटेस्टाइन। हैजा क्या है, हैजा को हम कॉलरा कहते हैं, हैजा को हम कॉलरा कहते हैं। और कॉलरा में क्या होता है, आंत प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है आपकी, यहां भी आपका पाचन तंत्र ही प्रभावित होगा।
हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस को हम यकृत शोथ कहते हैं। हेपेटाइटिस को हम क्या कहते हैं? यकृत शोथ कहते हैं। और यकृत शोथ में क्या होता है? आपका लीवर प्रभावित होगा। क्या होगा? आपका लीवर प्रभावित होगा। ठीक है। जबकि टीबी क्या है? ये आपका ट्यूबर क्या है? ये ट्यूबर क्लोसिस है और इसमें आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है। तो यहां पे क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा? 1, 2 और 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? डिप्थीरिया, मलेरिया, यहाँ पे मलेरिया होगा, हैजा, हेपेटाइटिस। अब देखो कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है। देखो मैंने आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने आपकी पहली क्लास ली थी तो उसमें मैंने आपको रोग पढ़ाए थे, जो मानव के रोग होते हैं पढ़ाया था ना मैंने। जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। इसके अलावा मैंने आपको अनुवांशिक रोग भी पढ़ाया था, अनुवांशिक रोग भी पढ़ाया था। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कौन सा रोग एक वायरस द्वारा नहीं होता है। मैंने सॉरी, वायरस द्वारा होता है दिया, नहीं होता है। ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई है ना वायरस की, तो अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आप बिल्कुल कर ले जाओगे। ठीक है। देख लो इसको फटाफट, तो आंसर दो आप। देखो अब जो डिप्थीरिया होता है वो जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। हैजा किससे होता है? तो हैजा भी जीवाणु से होता है। हैजा किससे होता है? हैजा भी जीवाणु से होता है। लेकिन हेपेटाइटिस किससे होगा? तो हेपेटाइटिस किससे होगा? वायरस से होगा। ठीक है। किससे होगा? वायरस। कौन सा वायरस रहेगा इसमें? हेपेटाइटिस वायरस। कौन सा रहेगा? हेपेटाइटिस वायरस। तो यहां पे क्या है? कौन सा रोग एक वायरस से होता है? तो कौन सा रोग होता है भैया? हेपेटाइटिस होता है। ठीक है। हेपेटाइटिस होता है। अब यहां पे देखो जो डिप्थीरिया है, तो डिप्थीरिया किससे होता है? जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से होता है? तो ये होता है कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से। कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से। मलेरिया होता है, तो मलेरिया जो होता है आपका ये मादा एनाफिलिस के काटने से होता है। मादा एनाफिलिस के काटने से होगा। लेकिन इससे कौन होगा वाहक? तो आपका वाहक होगा प्लाज्मोडियम। कौन होगा वाहक? प्लाज्मोडियम होगा। हैजा किससे होता है? तो हैजा होगा विब्रियो कोलेरी से। विब्रियो कोलेरी से होगा। और हेपेटाइटिस आपका वायरस से होता है। क्लियर है? चलो, ये कह रहा है इम्यूनोलॉजी। क्या कह रहा है ये? इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान। इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है ये पूछ रहा है। रॉबर्ट कोच है, लुईस पास्चर है, एडवर्ड जेनर है या लैंड स्टीनर है? फटाफट देख लो बच्चों। अब देखो यहां पर अगर देखा जाएगा तो जो रॉबर्ट कोच है इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। कैसे? आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। लुईस पास्चर क्या है? इन्हें पाश्चुरीकरण का जनक कहा जाता है। पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया इन्होंने। क्या किया इन्होंने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया। एडवर्ड जेनर क्या बोलते हैं? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके की रोग की खोज की, तो इन्हें क्या बोला गया? प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहा गया। और ये जो लैंड स्टीनर साहब है ये क्या है? इन्हें क्या बोला गया? इन्हें रुधिर विज्ञान का जनक कहते हैं। क्या? रुधिर विज्ञान, या आप कह सकते हैं रुधिर वर्ग। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1902 में क्या किया था इन्होंने 1902 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। क्या किया था इन्होंने? मानव में सबसे पहले
रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। क्लियर है? लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। यहां पे कह रहा है एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा टेस्ट कह रहा है, एलिसा टेस्ट किया जाता है किसके लिए किया जाता है भैया? एड्स की पहचानने के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, या टाइफाइड की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे जो आपका एलिसा टेस्ट होता है वो क्या होता है? वो आपके एड्स के पहचान के लिए होता है। किसके लिए होता है? एड्स के पहचान के लिए। कैसे होता है? जो आपका एलिसा, एलिसा इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे। ठीक है, इसका नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे। मतलब ये जो एलिसा टेस्ट क्या करता है? ये जो आपके एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम किससे होते हैं? जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र से जो लिंक एंजाइम होते हैं उनका टेस्ट होता है। ये जो आपके इम्यून सिस्टम से लिंक एंजाइम होते हैं उन्हीं का टेस्ट होता है। और आप सभी लोग भली भांति जानते हो कि जो एड्स का वायरस HIV होता है वो करता क्या है? ये क्या करता है? ये आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है? इम्यून सिस्टम को ही डैमेज करता है। ये क्या करता है? आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। क्लियर है? इम्यून सिस्टम को ये डैमेज करता है। ठीक है, चलो तो क्या होगा यहाँ पे? एड्स रोग की पहचान के लिए क्या टेस्ट होगा आपका? एलिसा टेस्ट होगा। ठीक है, क्या टेस्ट होगा आपका? एलिसा टेस्ट होगा। अब देखो यहां पे पूछ रहा है कि एड्स विषाणु में होता है DNA प्लस प्रोटीन होता है, RNA प्लस DNA होता है, RNA प्लस प्रोटीन होती है, या केवल DNA होता है? जो विषाणु होते हैं बेसिकली वो किसके बने होते हैं? विषाणु बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ठीक, विषाणु किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल अगर देखा है तो क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल DNA होता है तथा RNA भी होता है। ओके, न्यूक्लिक अम्ल कौन होगा? DNA और RNA होगा, प्लस प्रोटीन होगी। तो यहां पूछ रहा है आपसे कि DNA प्लस प्रोटीन होगी, RNA प्लस DNA होगा, RNA प्लस प्रोटीन होगी, कि केवल DNA होगा? तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो एड्स के जो विषाणु होते हैं वो किसके बने होते हैं? RNA के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? RNA के बने होते हैं। और आप सभी जानते हो कि जो विषाणु के ऊपर एक आवरण होता है, जो एक कवरिंग होती है, वो किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की होती है। ये भी ध्यान रखो कि विषाणुओं में लगभग 96% प्रोटीन होती है और 4% क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। विषाणु बेसिकली किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इसीलिए क्या करते हैं? इसीलिए अपना ये क्या म्यूटेंट चेंज कर लेते हैं, अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो एड्स के विषाणु है क्या है? वो RNA प्लस प्रोटीन के होते हैं। और जो विषाणु RNA के बने होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? घातक होते हैं। जैसे कोरोना का जो वायरस है वो क्या है? हमारे लिए घातक है। क्यों घातक है? क्योंकि ये RNA से निर्मित है। ठीक है, क्या है? ये RNA से निर्मित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता? एड्स नहीं होता, कि डिप्थीरिया नहीं होता, कि हैजा में, या काली खांसी में? जीवाणु किस में नहीं होता? एड्स में, डिप्थीरिया में, हैजा में, या काली खांसी में? ठीक,
तो यहां पे देखो आप लोग, आवाज जा रही क्लियर ना? हाँ जा तो रही आवाज। तो यहां पे क्या है, अब देखो कौन सा जीवाणु नहीं होता है, तो डिप्थीरिया जीवाणु से होता है, हैजा जीवाणु से होता है, काली खांसी जीवाणु से होती है। आपने ही पढ़ा है ना कि CN शर्मा को LPG से D2T3 नामक रोग हो गया जिसे काली खांसी कहते हैं। तो काली खांसी किससे होती है? जीवाणु से होती है। हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है। और डिप्थीरिया किससे? जीवाणु से होता है। बट एड्स किससे होता है? तो एड्स होता है HIV वायरस से। किससे होता है? HIV वायरस से। ये क्या है आपका? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। क्या है इसका नाम? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ओके, तो यहां पे जो है जीवाणु से कौन सा रोग नहीं होगा? एड्स नहीं होगा। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया या दमा? दमा यानी अस्थमा, दमा यानी अस्थमा का अटैक। ठीक है, तो कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कर्वी होता है कि डेंगू होता है कि निमोनिया होता है कि दमा होता है? देखो अब यहाँ पे भी आपको देखना है थोड़ा सा। तो यहां पे जो आपका स्कर्वी होता है, स्कर्वी, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, कौन सा? स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, निमोनिया किससे होता है? तो निमोनिया जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से? माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस न्यूमोनिस होता है। किससे होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनिस होता है। और दमा किससे होता है? एस्परजिलस नामक कवक से होता है। लेकिन जो यहाँ पे डेंगू दिया है, डेंगू किससे होता है? तो डेंगू जो है एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसका नाम क्या है? एडीज इजिप्ट। ठीक है, किससे होता है? एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। तो डेंगू किससे होगा? कीट के काटने से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अब आप ये भी जानिए डेंगू में क्या होता है। तो डेंगू में आपकी प्लेटलेट्स बहुत डाउन होती हैं। क्या होती हैं आपकी? प्लेटलेट्स बहुत डाउन होती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? पूछ रहा हाइड्रोफोबिया जीवाणु के द्वारा, फफूंद के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। यहाँ पे फफूंद क्या हो जाएगा आपका? कवक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जीवाणु बैक्टीरिया, विषाणु वायरस, प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ। तो कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया क्या है? इस रोग में आपको पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है। ठीक है, पानी से इसमें क्या होगा? डर लगेगा। कैसे डर लगेगा? पानी से, अगर पानी की आवाज जैसे होगी छनाक से तो आप डर जाएंगे। तो ये किससे होता है? जीवाणु से, विषाणु से कि फफूंद से या प्रोटोजोआ से। ठीक, अब देखो जो हाइड्रोफोबिया क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं रेबीज बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेबीज कहते हैं। और रेबीज कैसे होता है? तो यह पागल कुत्ते या बिल्ली के काटने से होता है, जिसमें उसके वायरस जो है क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? विषाणु दिया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? विषाणु से क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज जाएगा। ठीक है, निद्रा रोग, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, शरीर से कैल्शियम कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से या ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। आपकी जो निद्रा रोग है वह किससे होता है? निद्रा रोग बताओ फटाफट इस भैया, निद्रा रोग किससे होता है? विटामिन ए की कमी से कि शरीर से कैल्शियम कमी से कि रक्तचाप बढ़ने से या ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। तो देखो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होती है। शरीर में कैल्शियम कमी होगी तो क्या आपको होगा?
आपको हड्डियों में समस्या होगी, हड्डियों में और जोड़ों में समस्या होगी। रुधिर दाब बढ़ेगा तो आपको बेचैनी होगी। यानी यहाँ पे क्या है, जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो क्या है, वो आपका एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। वो क्या है, वो प्रोटोजोआ है। और इसी के प्रभाव से क्या होता है, आपको निद्रा रोग होता है। आपको ये भी बता दूं कि निद्रा रोग जो है भारत में नहीं होता, ये कहाँ होता है, ये अफ्रीकी देशों में होता है। निद्रा रोग अपने यहाँ नहीं पाया जाता। ठीक, मस्तिष्क शोध तथा मेरुरज्जु में, सुनो, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। यहाँ पे जो मस्तिष्क में जो झिल्ली चढ़ जाती, मतलब मस्तिष्क और आपका क्या, स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, इस पर जो झिल्ली चढ़ी है, जो झिल्ली इसमें होती है, कौन सी होती है झिल्ली, मेनिंजेस झिल्ली होती है ना मेरे भाई, मेनिंजेस झिल्ली होती है। ठीक, तो मेनिंजेस जो झिल्ली होती है उसमें अब सूजन आएगी तो कौन सी रोग होता है, कौन सा रोग होगा, ल्यूकेमिया होगा, पैरालिसिस होगा, स्क्लेरोसिस होगा या मेनिंजाइटिस होगा, बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर जो झिल्ली चढ़ती है उसे क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। इस मेनिंजेस झिल्ली पर जब वायरस का संक्रमण होता है, वायरस का संक्रमण होता है तो आपको मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। क्या होती है, मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाती है। ठीक है, ल्यूकेमिया कब होता है, ल्यूकेमिया तब होता है जब आपकी WBC की मात्रा क्या होती है, अनियंत्रित रूप से बढ़ती है। WBC की मात्रा क्या होती है, अनियंत्रित रूप से बढ़ती है। इसमें होता क्या है, इसको हम ब्लड कैंसर का एक रूप कह सकते हैं, ब्लड कैंसर का एक रूप कह सकते हैं। पैरालिसिस क्या है, तो पैरालिसिस क्या है, आपका पक्षाघात या लकवा है, पक्षाघात या लकवा है। ये कब होता है, जब मस्तिष्क में रुधिर वाहिनियां फट जाए या कहीं रुधिर क्या हो जाए, थक्का बन जाए, क्लॉटिंग हो जाए। ठीक, चलो, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या तिल्ली या प्लीहा, स्प्लीन। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, कौन सा अंग प्रभावित होगा। देखो मलेरिया क्या है, मलेरिया बताया मैंने आपको कि मलेरिया जो है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, एक डॉक्टर थे, आर्मी के डॉक्टर थे। ठीक है, आर्मी के डॉक्टर थे, उनका नाम क्या था, रोनाल्ड रॉस। क्या नाम था उनका, रोनाल्ड रॉस। इन्होंने सबसे पहले मलेरिया के रोग की खोज की थी। ठीक, मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मादा एनाफिलिस के काटने से होता है। और इसमें कौन वाहक होता है, तो आपका एक प्रोटोजोआ है, कौन सा, प्लाज्मोडियम, वो वाहक होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, मलेरिया से क्या हृदय प्रभावित नहीं होगा, फेफड़ा है तो श्वसन का काम है, गुर्दा ये भी क्या है, ये तो आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है ना, फिल्ट्रेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी तिल्ली बढ़ जाएगी। क्या होगी, आपकी तिल्ली यानी प्लीहा का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जब प्लीहा का साइज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आरबीसी काउंटिंग क्या होगी, वो घटेगी। ठीक है, प्लीहा का साइज बढ़ेगा तो आरबीसी काउंटिंग घटेगी। क्लियर है, चलो। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है, अरे यार क्या आ गया ये, चलो आ गया। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल यानी कौन मैच है, निमोनिया, फेफड़े, यहाँ पे तो आंसर लग गया, शायद गलती से लगा दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोतियाबिंद था थायराइड, पीलिया आंख, मधुमेह, यकृत। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, आप घबराइए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो मोतियाबिंद होता है तो आंखों में होता है, और थायराइड कहाँ है, तो गले में होती है, तो कोई मैच नहीं है। पीलिया क्या है, जांडिस है, इसमें आपका क्या, इसमें आपका लीवर प्रभावित होगा, तो यहाँ पे आंख बिल्कुल गलत है। मधुमेह यानी क्या, डायबिटीज, ये कहां पे होगा, ये किसे, ये आपके ग्लूकोज की कमी, अरे सॉरी आपके इंसुलिन हार्मोन की कमी से होगा। तो यहाँ पे क्या है, निमोनिया का जो रोग होता है किस, उससे क्या आता है, उससे फेफड़े प्रभावित होते हैं, यानी आपके फेफड़े में प्रभाव पड़ता है। निमोनिया रोग में क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निमोनिया आंसर हो जाएगा। चलो,
कह रहा है पैथोजेन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है क्या है? आर्थोमिक्सोवायरस, रेनोवायरस, ल्यूकेमिया वायरस या पोलियो वायरस। अब देखो जो नॉर्मल जो सर्दी जुकाम जो होता है, यहाँ पे पैथोजेन का मतलब क्या है? पैथोजेन का मतलब क्या होता है? रोगजनक। यहाँ पे इसका मतलब जानो पहले, क्या होता है पैथोजेन का मतलब? रोगजनक होता है। तो यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है कि पैथोजेन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है तो क्या कहलाता है वो? तो वो आर्थोमिक्सोवायरस नहीं कहलाता, वो क्या कहलाएगा आपका? रेनो वायरस। तो आप ये जानो कि जो हमको सामान्य सर्दी जुकाम होता है ना, वो क्या है आपका? वो आपका रेनो वायरस है। ठीक है, वो रेनो वायरस होता है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग चूरा नहीं है, ये क्या है? चूहा है। ये सही है। रेबीज कुत्ता, टेपवर्म सुअर, पोलियो बंदर गलत है। तो इसमें क्या आपका आंसर आएगा? पोलियो बंदर। ये क्या है आंसर? पोलियो बंदर गलत है। पोलियो बंदर से नहीं होता। पोलियो कैसा होता है? पोलियो आपका जो है आपके नाड़ी तंत्र में, आपके तंत्रिका तंत्र में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पोलियो क्या होता है आपका? ये क्या है? पोलियो आपके नाड़ी तंत्र या तंत्रिका तंत्र के दुष्प्रभाव से होता है। ठीक है, ठीक, चलो ठीक। तो साथियों आज की जो हमारे क्वेश्चन जो सीरीज रही वो आज यहीं समाप्त होती है। ठीक है, आज वो यहीं समाप्त होती है। इसमें आप देखिए कि हमने 25-26 क्वेश्चन का जो अध्ययन किया आपके, इसमें आपको पूरा हमने एक्सप्लेन करके बताया कि किन प्रश्नों में कौन सी संभावना बनती है, किन प्रश्नों के कौन से उत्तर सही है। ठीक है, चलो तो आज जो है हमारा जो रोग का जो सीरीज है वो क्या है? यहीं पर समाप्त होगी। ठीक है, और आप ये जानिए कि हम आपको एक बार मानव में जो रोग है उसको एक बार फिर से रिपीट कर दे हैं कि देखिए जो रोग जीवाणु से होते हैं उनको आप कैसे याद करोगे? तो उनको आप याद करोगे CN शर्मा को LPG। अब देखो यहाँ पे C फॉर कॉलरा, N फॉर न्यूमोनिया, L फॉर लेप्रोसी, P फॉर प्लेग, G फॉर गोनोरिया। फिर D है 2 बार, तो D 2 बार क्या है? D फॉर डिप्थीरिया है, D फॉर डायरिया है, T 3 बार है, T फॉर टिटनेस, T फॉर टाइफाइड और T फॉर आपका TB हो गया, जिसे काली खांसी कहते हैं। काली खांसी क्या है? ऊफिंग कफ है, मतलब इसमें क्या होगा? आपको हमेशा खांसी आती रहेगी और इसमें क्या होगा? आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। ये किससे होता है? बार्डोटेला परट्यूसिस से होता है। तो मैंने आपको टीका भी बताया था ना, मैंने आपसे टीके की बात की थी, टीका भी तो होता है इसमें। तो टीका जो लगता है इसमें कौन सा लगता है? DPT का लगता है और एक लगता है BCG का। तो जो BCG का जो टीका है वो किसके लिए लगेगा? BCG का टीका क्षय रोग के लिए लगेगा और जो DP का टीका है वो डिप्थीरिया, टिटनेस और आपके काली खांसी के लिए लगेगा। ठीक है, और बाकी वायरस के जो रोग है, तो वायरस का जो रोग है वो है आपका रेबीज। रेबीज कैसे होगा? पागल कुत्ते काटने से होगा। ठीक है, खसरा होता है, हर्पिस होता है, मेनिंजाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, ट्रैकोमा होता है और आपका पोलियो है, एड्स है, चेचक है, ठीक, छोटी माता है, डेंगू है और आपका गलसुआ है और इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1 और आपका जो है बर्ड फ्लू का वायरस है H5N1। ठीक है, तो सामान्यतः ध्यान दीजिएगा कि अक्सर जो है पूछा जाता है तो जीवाणु और विषाणु के रोग क्या है? ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर जो है जो आज की हमारी क्लास है इसमें हमने मानव रोग के बारे में अध्ययन किया। कल हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें नए प्रश्नों को शामिल करेंगे और फिर से एक बार आपसे हम नए प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है, तो चलो साथियों, धन्यवाद आप सभी का। आप इन प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इनसे नए नए प्रश्नों को बनाना सीखिए और अपने प्रश्नों का अभ्यास करना सीखिए, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्नों को रखा जाता है। ठीक है, एग्जाम में यही सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।